नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय सर वेलकम करते हैं आपका अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। बच्चों, आज आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और आज की क्लास में हम कुषाण वंश को डिस्कस करेंगे। कुषाण वंश एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। तो सभी लोग क्लास से जुड़ जाओ बच्चों, फटाफट सभी लोग क्लास से जुड़ें। थोड़ा सा लेट हुआ है क्लास को कंटिन्यू करने में, स्टार्ट करने में। चलिए सभी लोग लाइव हो जाओ बच्चों, सभी लोग लाइव हो जाइए और अपने सभी फ्रेंड्स को ऐड कर लीजिए आप लोग क्लास से। सभी लोग जुड़ जाइए क्लास में। देखिए आज की जो क्लास है, आज की क्लास कुषाण वंश, आज हम डिस्कस करेंगे कुषाण वंश। आज की क्लास है बच्चों कुषाण वंश, ठीक है। आज इस क्लास को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आप सभी लोग क्लास से जुड़ने की कोशिश करिए। और आज की क्लास में हम दो चीज़ें आपको बताने वाले हैं, ठीक है, और वो क्लास के लास्ट में हम आपको बताएंगे बच्चों। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सभी लोग क्लास से जुड़ गए हैं। देखिए, कुषाण वंश किस काल के अंतर्गत आता है बच्चों? मौर्योत्तर काल। ये किस काल के अंतर्गत आता है? मौर्योत्तर काल के अंतर्गत आता है, मौर्योत्तर काल, ठीक है। और अभी तक आपने दो वंशों को पढ़ा है, ठीक है। यद्यपि हमें इससे पहले आपको दो वंश पढ़ाने थे जिनका नाम है शक वंश, शक या शक वंश कह सकते हैं, और पार्थियन, ठीक है। लेकिन इनको मैंने अभी इसलिए नहीं पढ़ाया बच्चों क्योंकि अभी जब आप भारत के क्षेत्रीय राज्यों को पढ़ेंगे, भारत के क्षेत्रीय राज्यों यानी शुंग वंश, सातवाहन वंश, जब आप उनको पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इन शक वंश को और पार्थियन शासकों को डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो ये बार बार चूंकि रिपीट होते, इसीलिए हमने इनको अभी क्या किया है, छोड़ दिया है। हम अभी आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने चल रहे हैं और वो है आपका कुषाण वंश, ठीक है। तो सभी लोग रेडी हो जाइए और बीच बीच में हम इनकी भी चर्चा करते रहेंगे, आप इससे जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, बहुत अच्छी बात है, आपकी संख्या देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए तो हम कुषाण वंश को कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, कुषाण वंश किस जात से संबंधित है बच्चों? कुषाण वंश यूची जात से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है? किस जात से संबंधित है बच्चों? यूची जात। किस जात से संबंधित है? यूची जात। इस यूची जाति का मूल क्षेत्र कहां था? इस यूची जाति का मूल क्षेत्र इतिहासकारों में माने इसको लेकर थोड़ा सा कहीं न कहीं मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि इस यूची जाति का मूल प्रदेश बैक्ट्रिया था और कुछ लोगों का यह मानना है कि इसका मूल प्रदेश मध्य एशिया था, मध्य एशिया था, ठीक है। अब हम आपका थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है बच्चों, उसको हम थोड़ा दूर कर देते हैं। आप क्या मानोगे, मध्य एशिया या बैक्ट्रिया? तो थोड़ा सा अपना जो कंफ्यूजन है उसको थोड़ा सा दूर कर लीजिए। देखिए, कहा जाता है कि भारत का जो मैप है, हम उत्तर पश्चिम का मैप अभी केवल बनाएंगे। देखिए, ये भारत का जो मैप है बच्चों, अगर आप देखें तो ये आपका पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान, ठीक है, और कहीं न कहीं आप इधर जाएंगे तो ये सीरिया का क्षेत्र है, ये ऊपर आप जाएंगे तो ये ईरान का क्षेत्र आपको दिखेगा। आगे यहाँ बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर मध्य एशिया दिखेगा, ये यहाँ पर क्या है, मध्य एशिया, ठीक। और ये हिंदकुश पर्वतमाला है, पामीर का पठार है, और यहीं से आप इस रेंज से होते हुए आप चीन की तरफ जाते हैं, ठीक। ये आपके हिमालय का रेंज है, ये पूरा ये हिमालय रेंज है। इसके ऊपर से आप चीन की तरफ बढ़ते हैं। कहा जाता है कि पश्चिमी मध्य एशिया कहने का मतलब है
कि यहां तक आप ले सकते हैं, इस सेक्टर तक। ठीक, तो हुआ ये कि कहा जाता है कि ये यूची जाति जो थी ये मूल रूप से पश्चिमी मध्य एशिया में रहती थी। कहाँ रहती थी बच्चों? पश्चिमी मध्य एशिया में रहती थी। और हुआ ये कि कहा जाता है इधर, चूंकि आप ये देखिए भारत का ऊपरी माने ऊपरी भाग दिख रहा है, इसके ऊपर हिमालय है, हिमालय के ऊपर ये तिब्बत के भाग को छोड़ दीजिए तो ऊपरी भाग पर चीन है। यहाँ पे कहा जाता है पूर्वी चीन में इसी समय चीन की दीवार का निर्माण शुरू हो चुका था। तो चीन की दीवार निर्मित होने की वजह से जो यहाँ की उस तरह की जनजातियां थी, जो घुमंतु प्रवृत्ति की जनजातियां थी, वो जनजातियां पूर्व की तरफ अब नहीं जा सकती थी। यानी एक तरह से चीन की दीवार ने कहीं न कहीं पूर्व की तरफ बढ़ने से क्या किया? रोक दिया। और कहा जाता है चीन की दीवार के निर्माण से बच्चों, चीन की दीवार के निर्माण से बहुत अच्छा, चीन की दीवार के निर्माण से बच्चों क्या हुआ कि दो समस्याएं पैदा हुई। कहा जाता है कि जब पूरब में चीन की दीवार बन गई, जब यहां पूर्व की दिशा में चीन की दीवार निर्मित हुई, तो चीन की दीवार के निर्माण होने से दो समस्याएं पैदा हुई। एक समस्या ये पैदा हुई, और समस्याएं किसके लिए? ऐसी जातियों के लिए जो पूरी तरह से कबीलाई थी, जो पूरी तरह से चारों पर निर्भर थी, जो पूरी तरह से पशुओं पर डिपेंड थी, जो पूरी तरह से शिकार पर डिपेंड थी। कहा जाता है कि ये जातियां इधर नहीं आगे बढ़ सकी, इसलिए क्योंकि इधर चीन की दीवार बन चुकी थी। तो सीधी सी बात है, जितनी कबायली जनजातियां थी वो धीरे धीरे किधर विस्थापित होना शुरू हुई? पश्चिम की तरफ। ठीक, तो पश्चिम की तरफ जब ये विस्थापित हुई तो इधर से एक जाति आई जिसको कहा जाता है हूण जात। कौन सी जात बच्चों? हूण जात। कहा जाता है इस हूण जात ने आकर इस पश्चिमी मध्य एशिया में यूची जाति को क्या किया? पराजित कर दिया। ये लड़ाकू जातियां थी। जब ये हूण जाति इस यूची जाति को पराजित कर दी तो यह यूची जाति दो भागों में डिवाइड हो गई, बड़ी और छोटी, ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है। तो एक जाति जो है, कहा जाता है इस यूची जाति की एक शाखा सीधे आ जाती कहां पर? ये बैक्टीरिया में, यानी नीचे होते हुए ये बैक्टीरियन क्षेत्र में आ जाती है। उस बैक्टीरियन क्षेत्र में जहां से बैक्टीरिया के शासक अब धीरे धीरे भारत में एंट्री कर चुके थे। इसके पहले आप पढ़ चुके हैं, इसके पहले आपने पढ़ा कि भाई बैक्टीरियन शासक जो डेमेट्रियस था, जो बैक्टीरिया का शासक था, जो यूनानी प्रजाति के थे, वो लोग पहले ही भारत में एंट्री कर चुके थे। यानी यह भूभाग कहीं न कहीं क्या था? उपेक्षित था, कमजोर था, जिसका लाभ उठाया किसने? यहां की एक यूची शाखा ने। और कहा जाता है कि जो यहां पर यूची शाखा आई बच्चों, जो यहां पर यूची शाखा आई, उसे कुई-शुआंग शाखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुई-शुआंग। देखिए, कुई-शुआंग शाखा कहा जाता है उसे बच्चों हम कहते हैं कुई-शुआंग शाखा। ठीक है, यानी जो यूची जात की शाखा बैक्टीरियन क्षेत्र में आई। क्योंकि देखो, अब कॉन्सेप्ट एकदम ध्यान में रखिए, कॉन्सेप्ट क्या पकड़ना है आपको? भाई भारत में अगर एंट्री करना है तो आप बैक्टीरिया होके ही एंट्री कर सकते हो, क्योंकि आप इस बैक्टीरिया कहां है? अफगानिस्तान में है। बैक्टीरिया अफगानिस्तान में पड़ता बच्चों। यहां से आप एंट्री करोगे तो ये खैबर दर्रा और जोजिला दर्रा, ये जो दो दर्रे हैं, यही भारत में एंट्री करने का एक मार्ग है। क्योंकि जरा सा आप अगर ऊपर जाएंगे तो ये हिमालय की रेंज है, हिंदकुश पर्वतमाला के ऊपर आप हो जाएंगे। तो जो दूसरी शाखा थी इनकी, जो दूसरी शाखा है, वह दूसरी शाखा जो है वो यहां से होते हुए वो कहां आके बस जाती है? ये तिब्बत वाले क्षेत्र में। इनकी जो दूसरी शाखा है वो तिब्बत के क्षेत्र में आके बस जाती है। और जो कुई-शुआंग की शाखा है ये कहां आ जाती है? बैक्टीरिया में आ जाती है। ठीक है, ये कहां आ जाती है बच्चों? बैक्टीरिया में आ जाती है। अपनी संख्या बच्चों और बढ़ाइए। ठीक है, बहुत अच्छी संख्या आपकी, बट अभी और भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए, कल हमारी आपसे मुलाकात नहीं हो पाई थी और इसलिए आज आप लोगों का ये दायित्व तो होता है कि आप अपनी संख्या को डबल करें बच्चों। ठीक है, और आप कर सकते हैं, नो डाउट आप कर सकते हैं। चलिए, कहा जाता है कि ये जो कुई-शुआंग शाखा बच्चों यहां पर आई, तो कुई-शुआंग शाखा जब यहां पर आई तो ये भी 5 भागों में डिवाइड हो गई। ये भी 5 शाखाओं में क्या हो गई? बट गई। 5 शाखा में ये क्या हो गई? विभाजित हो गई। ठीक,
तो कहा जाता है कि जब कोई शुवांग शाखा ये 5 भागों में डिवाइड हुई तो पहला व्यक्ति था जिसका नाम था कुजुल कडफिसेस। कुजुल कडफिसेस, कुजुल कडफिसेस, जिसने इन 5 शाखाओं को क्या किया, एकीकृत किया, इनको यूनाइट किया, इनको एकबद्ध किया और इन 5 शाखाओं को मिलाकर उसने यहां पर उन यूनानी राजाओं को पराजित कर दिया जो पहले से बैक्ट्रिया में क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। तो इस समय बैक्ट्रिया में कौन था, इस समय बैक्ट्रिया में कौन था, आपको याद है, यूक्रेटाइटिस वंश, याद है, अंतिम राजा हर्मियस। यहां पर इस समय यूनानियों का एक शासक था जिसका नाम था हर्मियस, उसका नाम था बच्चों हर्मियस। कहा जाता है कि इस हर्मियस को पराजित किया कौन, कुजुल कडफिसेस। इसका प्रमाण क्या है, प्रमाण इसका यह है कि कुजुल कडफिसेस की जो मुद्रा है, कुजुल कडफिसेस की जो मुद्रा है, इस मुद्रा पर हर्मियस का क्या है, अंकन किया गया है। इस मुद्रा पर हर्मियस का अंकन है। न केवल हर्मियस का बल्कि रोमन सम्राट आगस्टस का, रोमन सम्राट आगस्टस का भी चित्रांकन है, जिससे ये पता चलता है कि इसने कहीं न कहीं रोमनों को यानी यूनानियों को क्या किया, पराजित किया और यूनानियों को पराजित करके उनके इस भूभाग को क्या किया, जीत लिया। ठीक है, तो इनके इस भूभाग को कुजुल कडफिसेस ने जीता और जीतने के बाद कुजुल कडफिसेस ने ही यहां पर एक अस्थाई राजवंश की नींव डाला जिसे आप कुषाण वंश कहते हैं, जिसे आप कुषाण वंश कहते हैं बच्चों। और यह कुषाण वंश जो नामकरण हुआ वह इसकी प्रजाति के आधार पर हुआ, इसकी जो यूची जात की शाखा है उसी के आधार पर हुआ, यानी कुइशुआंग के आधार पर किया गया। ठीक है, मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही बच्चों, मेरी बात आप लोगों के समझ में आ रही है। ठीक है, देखिए संख्या अभी इंक्रीज करो बच्चों अपनी, और भी संख्या अपनी बढ़ाइए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहा जाता है कि यहां पर कुजुल कडफिसेस ने जिस राजवंश की नींव डाला उस राजवंश को हम क्या कहते हैं, कुषाण वंश, जिसको आप पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अध्ययन करेंगे किसका, कुषाणों का, यानी कुषाण वंश का अध्ययन करने चल रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात आप ये जानते रहिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये मूल रूप से कहां से आए थे, तो ये मूल रूप से पश्चिमी मध्य एशिया, और पश्चिमी मध्य एशिया उस समय किस देश का अंग था, चीन का अंग था। पश्चिमी मध्य एशिया किस देश का अंग था, चीन का अंग था। तो इसका मतलब हुआ कि ये कुषाण कहां से आए थे, ये चीन से आए थे बच्चों मूल रूप से। लेकिन यहां से आने के बाद ये कहां पर रुके, बैक्ट्रिया में, और बैक्ट्रिया में रुकने के बाद ये धीरे धीरे फिर भारत में क्या कर गए, एंट्री कर गए। और भारत में आने के बाद इन्होंने किसको अपनी राजधानी बनाया, पेशावर को। किसको इन्होंने राजधानी बनाया, पेशावर को राजधानी बनाया। और द्वितीय राजधानी कहा जाता है कि भारत में द्वितीय राजधानी की संकल्पना को इन्होंने जन्म दिया कुषाणों ने, और द्वितीय राजधानी इन्होंने बनाया किसको, मथुरा को। द्वितीय राजधानी इन्होंने बनाया मथुरा को, और एक नई संकल्पना को इन्होंने जन्म दिया। और यह नई संकल्पना क्या है, नई संकल्पना यह है बच्चों, कहा जाता है कि कुषाणों के समय से ही राजधानियों में कला ऐश्वर्य का निवास होना शुरू हुआ। यही से एक नई परंपरा का जन्म होता है, राजधानी नगरों का सुदृढ़ीकरण होना। कहा जाता है कि मथुरा अगर राजधानी न होती कनिष्क की, कुषाणों की, तो शायद मथुरा में कला का जन्म न होता। ठीक है, तो ये अभी आगे हम इसकी चर्चा करेंगे कि इसको मैं कैसे आपके सामने कह रहा हूं, इसको कैसे जोड़ूंगा। तो इनकी कितनी राजधानियां थी, 2 राजधानियां थी कुषाणों की। ठीक है, अब किस क्रमबद्ध रूप से ये आगे बढ़ते हैं और इनके समय कौन सा राजनीतिक प्रतिरोध है या भारत की राजनीतिक कंडीशन क्या है, उसको भी हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा हम कुजुल कडफिसेस के बारे में करें, जो इस राजवंश का क्या है, संस्थापक है। ठीक है, तो क्रमबद्ध रूप से हम कुजुल कडफिसेस के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये आपको मैप ध्यान में है। देखिए, अगर अभी हम राजवंशों की चर्चा करेंगे कि इनका क्षेत्र विस्तार कहां तक था, उसकी जानकारी आपको मैं कनिष्क के समय दूंगा। लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बता दूं
कि आप अगर कह सकते हैं तो इधर जो है चंपा तक, चंपा माने मध्य गंगा घाटी, इधर चंपा तक यानी बिहार तक, उत्तर में ये जो सिल्क रूट है हिंद कुश का, जो कराकोरम मार्ग है बच्चों, ये वाला क्षेत्र, और इधर सीरिया, इधर जो है आपका यारकंद, खोतान, कासगर, बुखारा, काबुल, कंधार, ये सारे क्षेत्र जो है कनिष्क के साम्राज्य में थे। कहा जाता है कि वर्तमान के 9 देश तक इस कुषाण साम्राज्य की सीमा को कनिष्क ने कहीं न कहीं क्या किया, विस्तारित किया। और ये पहला ऐसा वंश था जिसने एक अंतरराष्ट्रीय राज्य की संकल्पना को क्या किया, जन्म दिया। तो कुषाणों की एक सबसे बड़ी जो विशेषता ये रही कि भारत में पहले अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की संकल्पना को अगर किसी ने जन्म दिया तो वो कौन थे, कुषाण थे, जिसे आप कहते हैं सेंट्रल एशियन एम्पायर। ठीक है, तो सेंट्रल एशियन एम्पायर की संकल्पना को कुषाणों ने ही जन्म दिया था। और भारत को अगर सोने का चिड़िया बनाया किसी ने तो कुषाणों के समय ही वो भारत जो है सोने का चिड़िया बनना शुरू हुआ। तो वो हम अर्थव्यवस्था में देखेंगे कि किस तरीके से कुषाणों ने भारत के लिए कहीं न कहीं एक लाभदायी संसाधन या एक लाभदायी अर्थव्यवस्था का निर्माण किया। तो पहले हम थोड़ा सा इनकी राजनीति की चर्चा कर लेते हैं, देन आफ्टर हम चर्चा करेंगे कि यहाँ के माने किस तरह से समाज अर्थव्यवस्था पर क्या परिवर्तन दिखता है, उसकी भी चर्चा की जाएगी। पहले हम चर्चा करेंगे किसकी, कुजुल कड़फिसेस की। देखिए, तो इस कुषाण वंश का संस्थापक कौन है बच्चों, कुजुल कड़फिसेस। कुजुल कड़फिसेस इस वंश का क्या है, संस्थापक है। ठीक है, इसके विषय में जानकारी हमको कैसे मिलती है, इसके विषय में जानकारी कैसे मिलती है, इसके विषय में जानकारी मिलती है कहाँ से, रैवतक अभिलेख से। किस अभिलेख से, रैवतक अभिलेख से। और यह अभिलेख किसका है बच्चों, ये अभिलेख कनिष्क का है। ये अभिलेख किसका है, ये अभिलेख कनिष्क का है। और ये कहाँ पाया गया है, ये सुर्ख कोटल में पाया गया है। ये कहाँ पाया गया बच्चों, सुर्ख कोटल में। ये सुर्ख कोटल कहाँ है, ये है बच्चों अफगानिस्तान में। ये कहाँ पर है, ये अफगानिस्तान में है। ठीक है, ये अभिलेख कहाँ है, अफगानिस्तान में। तो इसका मतलब अफगानिस्तान कुषाणों के अधीन था। कहा जाता है इसे खोजा किसने, इस अभिलेख को किसने खोजा, इस अभिलेख को खोजा किसने, विकनर ने। किसने खोजा इसको, विकनर ने खोजा। ठीक है, इसकी लिपि कौन सी है, इस अभिलेख की लिपि क्या है, लिपि है बच्चों कीलक लिपि। कौन सी लिपि है, कीलक लिपि है। इसकी लिपि है कीलक लिपि। ठीक है, ये ल है, ठीक है, कीलक। ठीक, और इसकी जो भाषा है, भाषा है यूनानी। भाषा बच्चों इसकी क्या है, यूनानी है। ठीक है, क्लियर। तो यूनानी भाषा क्यों है, क्योंकि ये जिस क्षेत्र में पाई गई है यह क्षेत्र पहले किसके अधीन था, यूनानियों के अधीन था। यहाँ पे बैक्ट्रियन और पार्थियन शासकों की सत्ता थी जो यूनानी क्षेत्र या यूनानी सभ्यता और भाषा से बिलोंग करते थे। तो यहाँ पर देखेंगे कि कुषाणों के जो अभिलेख पाए गए हैं, कुषाण वंश के जो अभिलेख मिले हैं वो भी खरोष्टी और यूनानी लिपियों में मिलेंगे। और अशोक की राजवंश में भी आपने देखा था कि यहाँ पर जो उसके अभिलेख थे, चाहे वो कौन से 2 अभिलेख थे उसके, अशोक के 2 अभिलेख यहाँ पर पाए गए थे। हाँ, शहबाजगढ़ी और मनसेहरा। ठीक, दोनों अभिलेख जो है कहीं न कहीं आर्मेयिक और खरोष्टी लिपि में थे। तो वो इसलिए थे क्योंकि ये जो क्षेत्र है, अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है बच्चों, वो कहीं न कहीं यूनानियों के अधीन रहा। सिकंदर ने जब से जीता उसको, तब से वहाँ पर यूनानी संस्कृति का प्रभाव रहा। तो जिन जिन राजवंशों के अधीन वो क्षेत्र आता गया, उन्होंने हमेशा इस बात को ध्यान में रखा कि वहाँ पर वह लोग ऐसी स्क्रिप्ट को ही ऐसे स्क्रिप्ट या लिपि का उपयोग करते थे जिससे वहाँ के लोग उन भाषा को या उन चीज़ों को या उन वक्तव्यों को आसानी से क्या करें, समझ सके। तो यहाँ पर कहा जाता है कि रैवतक अभिलेख जो है ये हमें जानकारी देता है किसके बारे में, कुजुल कड़फिसेस के बारे में। कैसे देता है, कहा जाता है यही वो पहला अभिलेख है जिसमें कुषाणों की वंशावली प्राप्त होती है। तो इस वंशावली में पहला राजा
जो है उस पहले राजा का नाम क्या है? कुजुल कडफिसेस है। उस पहले राजा का नाम बच्चों क्या है? कुजुल कडफिसेस, कुजुल कडफिसेस है। ठीक है, अब देखिए कहा जाता है कि आप पूरा कुषाण वंश का इतिहास पढ़ जाइए, हर जगह आपको कुजुल कडफिसेस के बाद सीधे नाम आता है किसका? बिम कडफिसेस का। ठीक है, हर जगह आपको कुजुल कडफिसेस के बाद बिम कडफिसेस नाम आता है, और बिम कडफिसेस के बाद सीधे आपको कनिष्क का नाम दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि यह एकमात्र ऐसा स्क्रिप्ट है, यह एकमात्र ऐसा अभिलेख है बच्चों जिसमें कहा जाता है कि आपको कुजुल कडफिसेस के बाद एक राजा का नाम आता है जिसका नाम है सुलिवन। ठीक है, जो दादा है किसका? कनिष्क का। जो कनिष्क का क्या है? दादा लगेगा। ठीक है, और यह एकमात्र अभिलेख है जो कंप्लीट वंशावली कुषाणों की प्रस्तुत करता है। बाकी अन्य जगहों पे आपको केवल यही सीरीज दिखाई देगी, कुजुल कडफिसेस, बिम कडफिसेस, कनिष्क, हुविस्क, वासिस्क, इस क्रमबद्धता में आपके राजाओं के क्रम दिखाई देते हैं। तो हमको सबसे पहले इसी अभिलेख से कुजुल कडफिसेस के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, तो कुजुल कडफिसेस का क्या योगदान रहा और कैसे हमने ये महसूस किया कि नहीं इसने एक स्वतंत्र राजवंश की नींव डाली, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ठीक, कहा जाता है कि कुजुल कडफिसेस की जो टाइटल है, जो उपाधि थी, वह क्या थी? यह उपाधि इसकी क्या है? धर्मथीदस। इसकी उपाधि थी बच्चों एक धर्मथीदस। धर्मथीदस, ये देखो ये यूनानी लैंग्वेज है। धर्मथीदस का मतलब होता है, इसका हिंदी हम आपको बता दे रहे हैं कि धर्मथीदस का मतलब होता सत्य धर्म का अनुयायी, यानी सत्य धर्म का पालन करने वाला। इसको आप कह सकते हैं कि सत्य धर्म का अनुयायी। ये टाइटल था किसका? कुजुल कडफिसेस का, सत्य धर्म का अनुयायी। ठीक है, कहा जाता है कि यह पहला ऐसा शासक था जिसने कुषाणों के समय पहली बार मुद्रा का क्या किया? प्रचलन किया। ये कुषाण वंश का पहला राजा है जिसने क्या किया? मुद्रा का प्रचलन किया। मुद्रा का प्रचलन किया इसने। और किस धातु की मुद्रा जारी किया? तांबे की मुद्रा जारी किया। और इस मुद्रा पर हर्मियस का क्या था? अंकन था। हर्मियस के साथ साथ आगस्टस, इन दो नामों का उल्लेख इसकी मुद्रा पर दिखाई देता है, जिससे हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि कहीं न कहीं इसने बैक्टीरिया को उन यूनानी शासकों से क्या किया? छीना। ठीक है, तो इससे यह जानकारी प्राप्त होती है कि इसने स्वतंत्र रूप से एक सत्ता की क्या किया? स्थापना किया, क्योंकि इसने मुद्रा का क्या किया? प्रचलन किया। और मुद्रा का प्रचलन वही व्यक्ति करता है जो कहीं न कहीं एक स्वतंत्र राज्य का क्या होता है? संस्थापक होता है या स्वतंत्र राज्य का संचालक होता है। कहा जाता है कि इसने राजधानी बनाया किसको? तक्षशिला को। तक्षशिला को इसने क्या किया? राजधानी बनाया। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे पहले कुषाणों की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। ठीक, तो सबसे पहले इसने तक्षशिला को क्या किया? राजधानी बनाया। और इसने एक उपाधि, एक टाइटल इसने लिया जिसे कहा जाता है महाराजा धीराज। और यही वो टाइटल है जिससे बच्चों ये पता चलता है कि कौन सा राजा गुलाम है और कौन सा राजा स्वतंत्र है। कहा जाता है कि जो राजा महाराजा धीराज की टाइटल लेता है, देखिए जो राजा महाधीराज की टाइटल लेता है बच्चों, उसे एक स्वतंत्र शासक के रूप में काउंट किया जाता है। लेकिन अगर आपकी टाइटल केवल महाराज की है तो आप सामंत कहे जाओगे, और सामंत का मतलब होता है छोटे राजा या किसी के अधीन, किसी बड़े राजा के अधीन। तो ये टाइटल से ही ये पता चलता है कि आप क्या हैं? एक स्वतंत्र राज्य के संचालक हैं। तो महाराजा धीराज की टाइटल कुजुल कडफिसेस ने क्या किया? एक्सेप्ट किया था। और इससे ये पता चलता है कि वह एक स्वतंत्र राज्य का क्या था? संचालक था। ठीक है, इससे यह जानकारी मिलती है कि वह एक स्वतंत्र राज्य का क्या है? संचालक है। इसीलिए कहा जाता है कि कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक बच्चों कौन था? कुजुल कडफिसेस। ठीक,
अब थोड़ा सा हम इसकी राजनैतिक उपलब्धियां देखते हैं। राजनैतिक उपलब्धि के तौर पर अगर देखा जाए, कहा जाता है कि कुजुल कड़फिसेस बच्चों देखिए ठीक, कहा जाता है कुजुल कड़फिसेस इस राज्य का विस्तार कहां तक किया? तो ये आपका है बैक्ट्रिया। ये क्या था? बैक्ट्रिया। बैक्ट्रिया में सबसे पहले इसने यहाँ के शासकों को पराजित किया और पराजित करने के बाद इसने कंधार को जीता, कंधार को जीता और काबुल को जीता। ठीक है, काबुल को जीता। और कहा जाता है कि यहीं पर इसने तक्षशिला के क्षेत्र को जीतकर तक्षशिला को राजधानी बनाया। ठीक है, यानी सिंधु नदी के पश्चिम का जो भूभाग था, सिंधु नदी के जो पश्चिम का भूभाग है बच्चों, उसको कुजुल कड़फिसेस ने क्या किया? जीता। यानी ये जो सिंध नदी है, सपोज करिए ये आपकी सिंध नदी है, तो सिंध नदी के पश्चिम का ये जो भूभाग है, इस भूभाग को किसने जीता? कुजुल कड़फिसेस ने जीता। तो सिंध नदी के इस साइड में जो भूभाग है उसको किस राजा ने जीता? यानी क्रमबद्ध रूप से अगर हम देखें तो किस कुषाण राजा ने इन भूभागों को जीता? कहा जाता है कि जो ये सिंध का क्षेत्र है, तो इसके लिए एक नया शब्द यूज होता है चीनी भाषा में, उसको कहते हैं तुएनचू। तुएनचू, ये तुएनचू क्या होता है? तुएनचू मतलब होता है सिंध नदी से सिंचित क्षेत्र। तुएनचू मतलब होता बच्चों सिंध नदी से सिंचित क्षेत्र, यानी जो क्षेत्र सिंध नदी से सिंचित किया जाता है, यानी आप इसका तराई का क्षेत्र ले सकते हैं, इसके बेसिन को ले सकते हैं, तो उसको तुएनचू कहा जाता है। और येनतू किसको कहा गया है? येनतू कहा गया है किसको? भारत को। भारत के लिए कौन सा शब्द आया है? येनतू। ठीक है, और शुंगयुन शब्द किसके लिए आया है? शुंगयुन शब्द आया है बच्चों हिमालय के लिए। हिमालय के लिए शुंगयुन शब्द चीनी भाषा में उपयोग किए गए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये शब्द यूज होते हैं। ठीक, अब देखिए, तो कहा जाता है कि यहां तक ये वाला पूरा क्षेत्र जो है किसने जीता? कुजुल कड़फिसेस ने जीता। ठीक, यानी ये भूभाग कुजुल कड़फिसेस के समय था। इसके बाद जो शासक आता है उसका नाम है बिम कड़फिसेस। उसका नाम है बच्चों बिम कड़फिसेस। और ये जो मथुरा है, मथुरा कहा जाता है कि इसके बाद जो राजा आता है उसका नाम है बिम कड़फिसेस। और बिम कड़फिसेस की जो मुद्राएं हैं वो कहाँ तक पाई गई? मथुरा तक पाई गई। यानी ये जो भूभाग है, इस भूभाग को किसने जीता? इस भूभाग को कश्मीर भी इसमें शामिल करिए। ठीक, ये जो क्षेत्र है वो किसकी देन है? ये बिम कड़फिसेस की देन है। ठीक, यानी इस भूभाग को किसने जीता है? बिम कड़फिसेस, जिसकी चर्चा करने हम चल रहे हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे किसकी? बिम कड़फिसेस की, जो कुजुल कड़फिसेस के बाद राजा बना। कुजुल कड़फिसेस के बाद राजा बना। देखिए बच्चों, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कनिष्क के बारे में चर्चा करना। ठीक है, तो कनिष्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको हम अभी आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले भी कुछ राजवंश आपको दिखाई देते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, तो उनकी चर्चा भी हम कर लें। ठीक है, उनके बारे में भी जान लें। तो जैसे बिम कड़फिसेस की चर्चा करने चल रहे हैं हम, कि बिम कड़फिसेस के बारे में थोड़ा सा समझिए। कहा जाता है कि बिम कड़फिसेस की उपाधियां क्या क्या थी? इसकी उपाधि क्या क्या थी? सर्वलोकेश्वर। इसकी उपाधि है सर्वलोकेश्वर। सर्वलोकेश्वर। इसकी दूसरी उपाधि है माहेश्वर। माहेश्वर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइटल है। जो
कहा जाता है इन उपाधियों से राजाओं की विचारधाराओं का पता चलता है कि राजा किस विचारधारा या किस धार्मिक मान्यता का व्यक्ति है। इस बात की जानकारी हमें इस टाइटल से क्या है, पता चलती है। ठीक है, इनकी उपाधियों से ही इनकी विचारधारा या इनकी संस्कृति की हमें क्या होती है, जानकारी होती है। ठीक, तो ये टाइटल है किसकी, बिम कडफिसेस की। इसके बाद एक और टाइटल थी महाराजा। ठीक है, यह टाइटल भी किसकी है, बिम कडफिसेस। लेकिन यहाँ पर ये महाराजा का जो कॉन्सेप्ट है इसे आप सामंती पद्धति से मत जोड़िएगा। ठीक है, क्योंकि बिम कडफिसेस जो है सामंत शासक नहीं था, यह एक स्वतंत्र शासक था। ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था बच्चों, तो वास्तविक संस्थापक आपके बिम कडफिसेस ही थे। वास्तविक संस्थापक इसका कौन था, बिम कडफिसेस। क्योंकि कुजुल कडफिसेस जो है प्रशासनिक डेवलपमेंट या आर्थिक डेवलपमेंट या राजनैतिक डेवलपमेंट, इस तरह की व्यवस्थाएं वो विकसित नहीं कर सके थे। इस तरह की व्यवस्था वो विकसित नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से बिम कडफिसेस को हम क्या मानते हैं, वास्तविक संस्थापक मानते हैं। क्योंकि आपको पता है भारतीय इतिहास में बहुत सारे ऐसे राजाओं के नाम हमें दिखाई देते हैं, बहुत सारे ऐसे राजाओं के नाम दिखाई देते हैं जिनको देखकर आपको लगेगा, जिनको देखकर, सॉरी मैं क्या बात कर रहा था, हाँ मिस कर गया, मैं कुछ आपको बताना चाह रहा था, अभी बच्चों दिमाग से स्लिप कर गया। ठीक है, तो अभी हम, हाँ सॉरी ये बात मैं कर रहा था कि जैसे बहुत सारे ऐसे वंश आप देखेंगे जहां पर आपको दो तरह की बातें दिखती हैं, एक संस्थापक, दूसरा आपको वास्तविक संस्थापक। ठीक, तो जैसे गुप्त वंश के बारे में आप देखिए तो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त, वास्तविक संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक, उसी तरह आप चले जाइए मुगल राज्य में तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर, वास्तविक संस्थापक अकबर। सल्तनत काल में आइए, संस्थापक ऐबक, वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। उसी तरह यहाँ आइए, संस्थापक कौन, कुजुल कडफिसेस, वास्तविक संस्थापक कौन, बिम कडफिसेस। तो इसका डिफरेंस क्या है, इसका अंतर क्या होता है, इसका मतलब क्या है भाई, क्यों हम किसी को वास्तविक संस्थापक कहते हैं। देखिए बच्चों, वास्तविक संस्थापक उसे कहा जाता है जो उस राजवंश को, यानी जिस राजवंश से वो जुड़ा हुआ है, जो व्यक्ति अपने राजवंश को मजबूती प्रदान करने के लिए, अस्थायित्व प्रदान करने के लिए संसाधनों का क्या करे, विकास करे। तो किसी राज्य को मजबूती या अस्थायित्व किन संसाधनों से आती है, जैसे मुद्रा व्यवस्था का विकास, जैसे ब्यूरोक्रेसी का डेवलपमेंट, जैसे सैन्य व्यवस्था का विकास, जैसे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, टैक्सेशन सिस्टम का डेवलपमेंट। अगर आप इन सारी चीज़ों का डेवलपमेंट करते हैं, कला संस्कृति का विकास, तो कहीं न कहीं वह राज्य क्या होता है, इस्टेब्लिश होता है। तो जिन संसाधनों या जिन प्रक्रियाओं के विकास के द्वारा किसी राज्य को मजबूती प्राप्त होती है, तो जो राजा ऐसी संकल्पना को जन्म देता है उसे हम उस राज्य का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। तो यहाँ पर कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक बच्चों कौन है, बिम कडफिसेस है। ठीक है, अब देखिए कहा जाता है कि बिम कडफिसेस की अगर उपाधियों को देखिए तो ये शैव धर्मावलंबी प्रतीत होता है। किस धर्म से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है, शैव धर्मावलंबी प्रतीत हो रहा है। ऐसा क्यों आपको लगता है शैव धर्मावलंबी प्रतीत हो रहा है, यानी शैव धर्म को मानने वाला प्रतीत हो रहा है। ठीक, और यह एकमात्र अकेला राजा है जिसकी मुद्रा पर कहा जाता है कि यज्ञ करते हुए, भगवान शिव के नाम पर यज्ञ करते हुए चित्रांकित किया गया है। इसकी मुद्राओं से भी हमें यह पता चलता है कि यह शैव धर्म में विश्वास रखता था। जैसे अगर आप इसकी मुद्रा पर देखेंगे, आप इसकी बच्चों मुद्रा पर अगर आप देखें तो कहा जाता है इसकी जो कॉइन्स मिले हैं, जो मुद्राएं मिली हैं, उस पे भगवान शिव का, नंदी का, इनकी उपाधि माहेश्वर इनकी उपाधि है, माहेश्वर आदि का क्या है, चित्रांकन है। तो अब किसी की मुद्रा पर अगर इन चीजों का अंकन किया गया है, यानी माहेश्वर, शिव या नंदी का चित्रांकन है, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि वह राजा शैव धर्मावलंबी या शैव धर्म में विश्वास रखने वाला रहा होगा। ठीक है,
और कहा जाता है कि सबसे बड़ी बात जो है, कहा जाता है कि यह पहला राजा था कुषाण वंश का जिसने सोने की मुद्रा को क्या किया, जारी किया। तो बच्चों ये पहला ऐसा राजा है जो सोने की मुद्रा को क्या करता है, जारी करता है। तो सोने की मुद्रा जारी करने वाला ये पहला शासक है। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा डाउट होता है आपको, कहा जाता है कि जब आप यूपी स्टेट कमीशन का एग्जाम देंगे तो यूपी स्टेट कमीशन में एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और वह क्वेश्चन है कि सबसे पहले भारत में सोने की मुद्रा को किसने जारी किया। तो कमीशन जो आंसर देता है वह आंसर देता है किसको, बिम कैडफिसेस को। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा है कि सबसे पहले भारत में मुद्रा किसने जारी किया और बिम कैडफिसेस के साथ साथ अगर विकल्प में मिनांडर का नाम भी है बच्चों, तो आंसर होगा मिनांडर। क्या आंसर होगा, मिनांडर आंसर होगा। लेकिन अगर मिनांडर नहीं है तब आंसर होगा बिम कैडफिसेस, क्योंकि मिनांडर जो है ये बैक्ट्रियन शासक है, ये हिंदयवन शासक था, ये हिंदयवन शासक है जो सबसे पहले मौर्योत्तर काल में भारत आए, ठीक, जिनको आप पढ़ चुके हो। ठीक है, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि कुषाणों में सबसे पहले सोने की मुद्रा किसने जारी किया, तो कुषाणों में सबसे पहले सोने की मुद्रा जारी किया किसने, बिम कैडफिसेस ने। ठीक है, तो अक्सर क्या होता है यूपी स्टेट एग्जाम में, वहां पर ये विकल्प ही नहीं होता। तो ये विकल्प जब नहीं होगा तो आंसर सीधे सीधे कौन होगा, आंसर आपका सीधे सीधे क्या होगा, बिम कैडफिसेस होगा। ठीक है, दूसरी बात, मुद्रा संबंधित बातें यहां पर देखिए कॉइन से जुड़े हुए क्वेश्चन ही आते हैं, इसलिए हम उसको आपको थोड़ा सा गहराई से डिस्कस करना चाह रहे हैं। सबसे पहले सोने की मुद्रा कुषाणों में किसने जारी किया, बिम कैडफिसेस जारी किया। इसकी मुद्राओं पर इस तरह के टाइटल दिखाई देते हैं और इन टाइटल से ही ये पता चलता है कि ये शैव धर्मावलंबी शासक था। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं। आपको पता है बच्चों, जब मैं हिंदयवन शासक पढ़ा रहा था तो उस समय हमने एक जानकारी आपको दिया था कि सबसे पहले द्विभाषी मुद्रा किसने जारी किया, सबसे पहले द्विभाषी मुद्रा किसने जारी किया। तो सबसे पहले द्विभाषी मुद्रा जारी किया था डेमेट्रियस। किसने जारी किया था बच्चों, डेमेट्रियस। और ये डेमेट्रियस वही पहला राजा है, हिंदयवन शासकों में पहला ये शासक था जिसने सिकंदर के बाद भारत में अपने कदम रखा। ठीक, और मिनांडर पहला ऐसा राजा था जिसने सिकंदर के बाद हिंदुस्तान की सबसे अधिक भूभाग को क्या किया, जीता। तो दो प्रश्न यहां से बन सकते हैं, दोनों पर गौर करिएगा। सिकंदर के बाद सबसे अधिक भूभाग को जीतने वाला कौन है, मिनांडर। लेकिन सिकंदर के बाद भारत को जीतने वाला शासक कौन है, डेमेट्रियस। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि डेमेट्रियस ही भारत में पहला व्यक्ति था जिसने मुद्रा जारी किया, यानी पहला यूनानी था जिसने क्वाइंस जारी किया भारत में। लेकिन जो क्वाइंस इसने जारी किया था वह क्वाइंस जो है द्विभाषी था, यानी उस पर खरोष्टी और यूनानी दो लिपियों का अंकन था, वह द्विभाषी था, द्विलिपिक था। जिस परंपरा को डेमेट्रियस ने जन्म दिया था उस परंपरा को समाप्त किया किसने, बिम कैडफिसेस। ये अंतिम राजा है बच्चों, ये अंतिम राजा है, ये अंतिम राजा है जिसने द्विलिपिक यानी द्विलिपिक या द्विभाषी मुद्रा को जारी किया, द्विलिपिक या द्विभाषी मुद्रा को जारी किया। ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, इसके बाद जो है ये द्विभाषी मुद्राएं या द्विलिपिक मुद्राएं क्यों कम हो गई या क्यों समाप्त हो गई। ठीक है, ठीक है, कृष्ण राजकुमार बच्चों, अनुरूप जी, कविता जी, बच्चों अपनी संख्या को थोड़ा सा और इंक्रीज करो। आप लोग स्टार्टिंग में जो संख्या आपकी थी कम से कम वहां तक आप लोग क्रिएट करिए। बहुत अच्छा, लेकिन बच्चों थोड़ी सी अपनी संख्या बढ़ाओ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, डेमेट्रियस बेटा बैक्ट्रियन से आया था, बैक्ट्रिया का शासक था। बैक्ट्रिया अफगानिस्तान में पड़ता है। ठीक है, नहीं विशाल जी, ये बेटा प्री का कोर्स है, मेंस का कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है, मैं उसको अभी डिस्कस कर देता हूँ। मेंस का कोर्स हमारा प्लस पे स्टार्ट हो रहा है। देखिए थोड़ी सी हम जानकारी आपको दे दें, लेकिन अभी एक इसको पढ़ा लें, तब पहले आपको बिम कैडफिसेस में कंप्लीट कर लूँ फिर आपको मैं बताता हूँ। देखिए हमने यहाँ पर चर्चा किया कि आखिर यहाँ पर देखिए द्विलिपिक या द्विभाषी मुद्राएं
बिम कड़फिसेस के समय समाप्त क्यों हो गई? तो कहा जाता है इसलिए हो गई कि बिम कड़फिसेस के समय तक भारत का जो मथुरा तक का क्षेत्र है ये कहीं न कहीं कुषाणों के अधीन हो गया, और बिम कड़फिसेस या जब से कुषाणों की सत्ता यहाँ पर आई तो धीरे धीरे कहीं न कहीं अब यहाँ के जो लोग थे वो, चूंकि यह भूभाग जो है भारत से जुड़ा है, एक पहला प्रमाण ये कि यह भूभाग भारत से क्या था, जुड़ा था, और एक लंबे समय से यहाँ यूनानी राजतंत्र क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। पहले तो समाप्त किया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको समाप्त किया, यूनानियों से जीत लिया सेलुकस से 305 ईसा पूर्व में, सेलुकस से जीत कर यहाँ पर भारतीय सभ्यता के अधीन इस भूभाग को ला दिया। फिर मौर्योत्तर काल में कुछ समय के लिए बैक्ट्रियन और पार्थियन शासकों ने यहाँ पर कब्जा जमाया, यानी फिर से एक बार यूनानी संस्कृति यहाँ आई, लेकिन बैक्ट्रियन और पार्थियन शासक इस क्षेत्र पर एक लंबे समय तक शासन नहीं कर पाए, जिससे यूनानी संस्कृति यहाँ पर पूरी तरह जो है जम नहीं पाई। बात समझ रहे हैं? और बहुत जल्द ही यह क्षेत्र पुनः किसके हाथ में चला गया? कुषाणों के हाथ में चला गया, कुषाणों के हाथ में चला गया। और कुषाणों ने, कहा जाता कि कुषाणों ने, देखिए आप, तो धीरे धीरे कुषाण क्या किए, उन्होंने सीधे सीधे भारतीय संस्कृति और धर्म को अपना लिया। जब कुषाणों ने भारतीय संस्कृति और धर्म को अपना लिया बच्चों, तो इन क्षेत्रों पर भी, यानी वो क्षेत्र जो कुषाणों के अधीन थे, उन क्षेत्रों पर भी भारतीय धर्म और संस्कृति का प्रवाह होना शुरू हो गया। तो यहां से धीरे धीरे जो आपकी यूनानी कल्चर था, वह यूनानी कल्चर क्या होने लगा, धीरे धीरे समाप्त होने लगा। और एक समय ऐसा आया कि यहां से द्विलिपिक मुद्राओं का छपना क्या हो गया, बंद हो गया, और एक ही भाषा में आप देखेंगे कुषाण में जब कनिष्क आएगा तो यहां पर सिर्फ यूनानी भाषा में ही मुद्राओं का प्रचलन होगा। ठीक, यानी इसका यह मतलब हुआ कि कहीं न कहीं अब यहां पर केवल यूनानी सभ्यता के लोग या संस्कृति के लोग बचे थे जो इस भाषा को समझ सकते थे। ठीक है, इसलिए यूनानी मुद्रा का प्रचलन कुषाण के समय यहां पर दिखाई देगा, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे यहां पर यूनानी भाषा भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, कहा जाता है कि कनिष्क से पहले चीन पर आक्रमण किसने किया? कनिष्क से पहले चीन पर आक्रमण किया था किसने? बिम कड़फिसेस ने। ठीक है, इसी परंपरा को कनिष्क ने क्या किया था, आगे कंटिन्यू किया था। ठीक, दूसरी चीज ये, लेकिन ये चीन से क्या हो गया था, पराजित हो गया था, ये चीन से हार गया। और सबसे बड़ी बात, एक बार क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि कुषाणों में कौन सा ऐसा शासक था जिसने तुएनचू क्षेत्र को जीता? यह क्वेश्चन आया था कि कौन कुषाण शासक तुएनचू क्षेत्र को जीता था। अब बहुत से बच्चे तो यही नहीं समझ पाए कि यह तुएनचू है क्या। बात समझ रहे नहीं? अब जब आप यही नहीं समझ पाओगे कि यह है क्या, तो आप आंसर कैसे करोगे? ये तुएनचू का मतलब है सिंध नदी का क्षेत्र, यानी सिंध नदी से सिंचित क्षेत्र। ठीक, यानी सिंध नदी का जो क्षेत्र था उसी के तुएनचू कहा जाता है। तो इस क्षेत्र को जीतने वाला कौन है? बिम कड़फिसेस है। और कैसे कह सकते हो आप? इसलिए कह सकते हो कि सिंध के पश्चिम तक बिम कड़फिसेस ने इस क्षेत्र को जीता था, काबुल, कंधार, तक्षशिला तक, मथुरा तक जो है बिम कड़फिसेस की मुद्राएं पाई गई। इसका मतलब कि बिम कड़फिसेस ने यहां तक इस क्षेत्र को विस्तारित किया। तो भाई सिंध तो बीच में ही है ना, तो इसका मतलब कि इस सिंध भूभाग को किसने जीता होगा? बिम कड़फिसेस ने जीता होगा। सीधी सी बात है। अगर आपको यह ध्यान में है कि इसका भूभाग कहां तक था, तो आप आसानी से इस आंसर को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं या बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कहा जाता है कि इसकी मुद्रा पर, यानी बिम कड़फिसेस की ही मुद्रा पर त्रिशूल, माहेश्वर, शिव, नंदी आदि के अतिरिक्त एक और चित्र छपा था जो कभी पूछ सकता है। वह चित्र है राजा द्वारा यज्ञ करता हुआ चित्र। यानी कहा जाता है कि भारत में जब ये लोग आए तो इन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। क्यों अपनाई? इसलिए अपनाई क्योंकि ये एक विदेशी थे और भारतीय जनता और समाज का समर्थन इनके लिए उस समय क्या था, जरूरी था। इसीलिए इस बहुभाषी बहुसांस्कृतिक देश की सभ्यता और संस्कृति को इन्होंने क्या किया, अपनाया। आप देखेंगे, अगर यहां पर आप देखिए तो ये शैव धर्मावलंबी दिख रहा है। अगर आप
हुविस्क को देखिए, वो वैष्णव धर्मावलंबी दिखेगा। हुविस्क की मुद्रा पर चतुर्भुज विष्णु का चित्रांकन आपको मिलेगा। वहीं कनिष्क को आप देखेंगे तो कहा जाता है कि बुद्ध की मूर्ति का चित्रांकन दिखेगा और बौद्ध धर्मावलंबी दिखेगा। तो एक ही राजवंश के अलग अलग राजा विभिन्न धर्मों और भाषाओं को इन्होंने क्या किया, अपनाया। इससे ये पता चलता है कि धार्मिक सहिष्णुता की नीति इन्होंने अपनाया, और यह नीति इन्होंने इसलिए अपनाया क्योंकि भारत के किसी भी वर्ग या समाज की दुश्मनी मोल लेना ये लोग नहीं चाहते थे। ये आपसे ज़्यादा गहराई से क्या करना चाहते थे, जुड़ना चाहते थे, ताकि आप किसी भी स्तर पर इनका विरोध न करें। दूसरी बात, अगर आप मनुस्मृति को पढ़िए बच्चों, तो मनुस्मृति में इनको व्रात्य जाति का कहा गया, यानी निम्न कुल का क्षत्रिय कहा गया। इसका क्या मतलब है? कहा जाता है कि चूंकि ये विजेता थे, अब विजेता होने के कारण, चूंकि ये बच्चों क्या थे, विजेता थे, तो विजेता होने के कारण कहा जाता है कि भारतीय धर्म और ग्रंथों की ये मजबूरी थी कि इनको क्षत्रिय वर्ग में ही रखें। बात समझ रहे नहीं? तो इसीलिए कहा जाता है कि इनको क्षत्रिय कुल में रखा तो गया, लेकिन निम्न कुल का क्षत्रिय इनको मनुस्मृति बताती है। ठीक, चूंकि ये विदेशों से आए हुए थे। बात समझ रहे नहीं? अगर ये विजेता न होते, युद्ध शैली में पारंगत न होते, तो शायद इनको लोग शूद्र में रख देते। लेकिन चूंकि युद्ध शैली में पारंगत थे और एक विजेता वर्ग से जुड़े हुए थे, इसलिए इनको मनुस्मृति में निम्न कुल का क्षत्रिय बताया गया है और व्रात्य जाति का बताया गया है। ठीक है, तो ये आपका रहा बिम्बकडपिशस। ठीक है, अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट भाग जो स्टार्ट होने जा रहा है बच्चों, वो है आपका कनिष्क। ठीक है, कनिष्क जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें आपको क्या करना है, पढ़ाना है। ठीक है, कनिष्क। तो अभी जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, मैं आपको बता दूं, अभी जो पढ़ रहे हो बच्चों आप लोग YouTube पे जो आप पढ़ रहे हैं हमसे मॉर्निंग में 12 बजे, और इस टाइम आप क्लास ले रहे हैं, इस टाइम एंशिएंट हिस्ट्री चल रही है, और 12 बजे जो आपकी क्लास होती है वो है आर्ट एंड कल्चर की। ठीक है, लेकिन ये आपके यूपीएससी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास है बच्चों। ये यूपीएससी 2020 के प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास है। ठीक है, और मैं आपको सूचना दे दूं कि अभी जो अनअकैडमी प्लस का जो कोर्स है, यानी अनअकैडमी यूपीएससी सीएससी का जो चैनल है, यूपीएससी सीएससी ये चैनल है, यूपीएससी सीएससी का चैनल, यहाँ पर हम आपको मात्र 2 से 3 दिन के अंदर बच्चों मैं आपको घोषित कर दूंगा, वह डेट भी बता दूंगा आपको। मैं यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री लेकर आ रहा हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री आपकी स्टार्ट होने जा रही है। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, मॉडर्न हिस्ट्री मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी ये। ठीक है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, और एक क्लास हमारी आपकी होगी वो राइटिंग की, क्योंकि बिना इसके आप कुछ नहीं कर सकते। हम आपको जितना भी पढ़ा लें, सब कुछ आपको पढ़ा दूं, लेकिन जब तक आपकी ये कलम नहीं, ये दिमाग में जो भी आपके है उसका कोई मतलब नहीं है, आप कभी एग्जाम पास नहीं कर सकते। तो आपको अगर रिजल्ट लेना है, आपको अगर एग्जाम को क्रैक करना है, तो उसके लिए जो सबसे बड़ा मूल मंत्र है बच्चों, वो है आंसर राइटिंग करना। तो उसकी एक प्रैक्टिस, उसको सिखाना, सबसे बड़ी चीज यही होती है कि आपको परफेक्ट आंसर करना सिखाया जाए। ठीक है, तभी आप रिजल्ट दे सकते हो। आपको बहुत कुछ आता है, जब से पैदा हुए तब से पढ़ रहे हो, आप में जानकारी की कमी नहीं है, बस एक गाइड करना आपको जरूरी है कि आपको एक सही रास्ता दिखाना है। मुझे कुछ नहीं करना, बस आपको पुशअप करना है। मैं आपको यूपीएससी का एग्जाम टॉप नहीं करा सकता या क्रैक नहीं करा सकता, आप स्वयं करोगे। मुझे सिर्फ आपको एक सही रास्ता दिखाना है, और वो सही रास्ता आपको यहीं से आएगा। तो 2 क्लासें हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये क्लास थोड़ा सा पीछे होगी, क्योंकि जब तक हम इस सेक्शन को थोड़ा सा आपको पढ़ा नहीं लेंगे, 10 क्लास 5 क्लास, तब तक इसको स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अभी ये आपको मान के चलिए कि 5 जून या 6 जून से मैं स्टार्ट करूंगा। अभी आर्ट एंड कल्चर आपका मैं यहाँ पर स्टार्ट कर चुका हूँ। आर्ट एंड कल्चर आपका स्टार्ट है, जो 5 बजे क्लास चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों अगर हमको से जुड़ना चाहते हैं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप हमको प्रीफर करते हैं, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के बाद आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का सेक्शन में लाऊंगा। ठीक है, अगर आप हमको प्रीफर करते हैं, आपको लगता है कि इस टीचर में, इस एजुकेटर में कुछ काबिलियत है, कुछ कर सकता है आपके लिए, कुछ कर सकता हूं, बहुत ज्यादा नहीं कर सकता हूं, ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं। आप अपनी काबिलियत से एग्जाम को क्रैक करोगे, बात समझ रहे हैं, वो मेरी काबिलियत से नहीं करोगे, अपनी काबिलियत से करोगे। बस मुझे ये करना है कि आपकी कमियों को आपको बताना है कि आप में क्या कमी है, आपको किस बीमारी की दवा खाना है,
बस इतना ही मुझे करना है, बाकी मुझे कुछ नहीं करना है। और वही चीज आप अंत तक नहीं समझ पाते हो, जिससे आपके जीवन का एक लंबा समय गुजर जाता है। तो थोड़े से पैसे को बचाने के चक्कर में कहीं न कहीं आपको बाद में एनालिसिस होता है कि नहीं यार, मैं सही चुनाव कर लिया होता तो शायद ये मेरे साथ ना होता। तो बच्चों, बहुत फीस भी नहीं है, आप जानते हो, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। आप साल भर या 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और एक कंप्लीट तैयारी आपको मिलेगी। यहाँ पर आप हर उस टॉप एजुकेटर से जुड़ सकते हो जो आपको अच्छा लगे। आपके पास चॉइस है, आपके पास यहाँ चॉइस है कि कौन अच्छा लग रहा है, और टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर आपको दिखेंगे। ठीक है, तो आपके पास विकल्प है। आप अपनी छोटी सी छोटी समस्या को मात्रात्मक त्रुटियों से लेकर बड़ी से बड़ी समस्या को आप डिस्कस कर सकते हो, आप जुड़ सकते हो। आप बिलीव करिए, आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, और अगर आप मुझे महसूस करते हो नहीं इसमें कुछ दम है, ये कुछ मेरे लिए कर सकता है, तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप मेरे सब्सक्रिप्शन के थ्रू आप जाएंगे अगर, तो इससे आपको भी होगा, मुझे भी होगा। और मेरा जो रेफरल कोड है बच्चों वो है SKY लाइव। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा SKY, ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं SK भी है, तो SKY लाइव ये मेरा रेफरल कोड है। अगर आप इसके थ्रू जाएंगे तो 10% आपको क्या मिलेगी, छूट मिलेगी बच्चों। ठीक है, तो इतना आपके लिए हो सकता है। ठीक, ये मेरा रेफरल कोड है। तो जो भी अभी ये सोच रहे हैं कि नहीं ये मेंस का कोर्स है, ये मेंस का नहीं है बच्चों, ये ऑलरेडी किसका कोर्स है, ये प्री का कोर्स है। ठीक है, तो ये प्री का कोर्स है और अभी जो स्टार्ट होने जा रहा है जून में वो है आपका मेंस का कोर्स। ठीक है, तो आप लोग जुड़िए। ठीक है, इतने दिन से कम आपसे जुड़ा हूँ, तो इतने दिन में तो आप इस बात को एनालिसिस कर ही लिए होंगे कि मैं कैसा हूँ, या आप मुझसे जुड़ना चाहते हो कि नहीं जुड़ना चाहते हो। इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रख सकते हैं बच्चों। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़े, थोड़ा सा कनिष्क के बारे में बात करते हैं। हालांकि क्लास तो एंडिंग के दौर में जा रही है और कनिष्क एक ऐसा राजा है जिसके बारे में 10 मिनट या 5 मिनट में चर्चा तो नहीं की जा सकती है, तो थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं कनिष्क के बारे में। और ऐसा करते हैं, कल की जो क्लास रखी जाए, क्योंकि 1 घंटा 1.5 घंटा अकेले आपका कनिष्क ही ले लेगा, तो कल की जो क्लास होगी वो स्पेशली कनिष्क के द्वारा होगी। ठीक है, कनिष्क की अगर हम उपलब्धियों को देखें तो कहा जाता है कि कनिष्क की तुलना सम्राट अशोक से भी कर सकते हो आप, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से भी चंद्रगुप्त मौर्य से भी कर सकते हो, समुद्रगुप्त से भी कर सकते हो। ठीक है, तो कनिष्क की नीतियों की तुलना, नीतियों में केवल राजनीतिक नीतियों की तुलना कनिष्क की इन राजाओं से की जा सकती है, अन्य नीतियों की तुलना नहीं की जा सकती। कनिष्क की एकमात्र उपलब्धि ये रही कि कहा जाता है कि एक जाति विशेष से उठकर कनिष्क ने हिंदुस्तान में एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना किया जिसे एक अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की संज्ञा दी गई। कहा जाता है कि कनिष्क ने उस चीन के भी दर्प को चूर्ण कर दिया जो चीन आज आपके सामने गर्दन उठा के खड़ा है। कहा जाता है कि कनिष्क ने, एक तरफ आप अगर देखिए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जहां यूनानियों से अंतर्राष्ट्रीय वैवाहिक संबंध स्थापित किया, वहीं आपके कनिष्क ने चीन से वैवाहिक संबंध स्थापित करने की बात रखा था। और इसी वैवाहिक संबंध की वजह से कहीं न कहीं चीन से कनिष्क का क्या होगा, विवाद भी होगा और युद्ध भी होगा। तो कल हम इस महान सम्राट के बारे में देखेंगे, क्योंकि कनिष्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है, उसके कला के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चों, क्योंकि आप जानते हैं यहीं से मूर्ति कला का विकास होगा। मथुरा शैली और आपके गंधार शैली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आप हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। ठीक, मुद्रा निर्माण की परंपरा में बहुत बड़ा चेंज आएगा। ठीक, नाटक शैली में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, एक राजनीतिक संरचना में बहुत बड़ा परिवर्तन दिखेगा कनिष्क के समय। ये वही कनिष्क है जिसके समय काराकोरम मार्ग, जो वर्तमान में चीन से भारत को लेकर एक विवाद है, जिस पर एक रूट बन रहा है जिसको सिल्क रूट कहा जाता था कनिष्क के समय, वह सिल्क रूट भी इसी कनिष्क के समय चर्चा में आएगा। कनिष्क ने चीन के पूरे व्यापार पर अपना कब्जा करके बैठा था और उसी कब्जे की वजह से भारत क्या बना, सोने का चिड़िया बना। तो कल हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और आज की क्लास में बेटा कनिष्क को जाने देते हैं, कल इसकी चर्चा करते हैं। और स्वाति जी, अशिकांत जी, तो बच्चों आप लोगों को हमारी तरफ से बहुत सारा प्यार। राम जी, मंगेश जी, बहुत 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 थैंक यू बच्चों, आपको हमारी तरफ से बहुत सारा प्यार।
सुरेश सक्सेना जी, हाँ कल बेटा कनिष्क इसको करते हैं, क्योंकि लंबा टॉपिक है, स्टार्ट करने के बाद रुकना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास आपकी लगी रहती है, इसलिए टाइम से आपको छोड़ना भी होता है। ठीक है, विनीता कुमारी जी, बेटा आप बात कर सकते हो, आप बात कर सकते हो मुझसे। ठीक है, ठीक है बेटा, आप बात कर सकते हो। तो अभी नहीं, अभी यहाँ पर बात करना। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कल मिलते हैं फिर। बहुत सारा प्यार आप लोगों को। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।